In this video, we will discuss on sea waves, and it is the third part of this chapter. Um, it is also the part of exogenic forces. In this video, we will discuss on sea waves, and in last video we have discussed about water landforms. Now we will discuss on sea waves landforms that are making by the sea waves. Now first of all is sea caves. Uh, Continuous wave action of the sea erode the rocky faces on the sea shore to form caves. अब जैसे हम हमारे जो वाटर के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनती है, तो उसी तरीके से हमारी सी वाटर के द्वारा भी लैंडफॉर्म्स बनती है। उनके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं यहाँ पर वो हैं सी केव्स, सी आर्चेस, स्टैक और सी बीचेस। ठीक है, तो सी केव्स जो हैं वो कैसे बनते हैं, वो जो हमारे सी के अंदर जो लगातार रूप से वेव एक्शन होते हैं तरंगों के द्वारा, जो पानी जैसे टाइड आते हैं, पानी में जैसे टाइड आएंगे तो उसके कारण ये जो वेव्स होती हैं ये ऊपर नीचे होती चली जाती है, और इनके एक्शन के द्वारा जो सी जो है वो रॉक्स को इरोड करता है, तोड़ता है। ठीक है, और उसके कारण जब रॉकी फेसेस जो है, रॉकी फेसेस मतलब रॉक्स, ठीक है, जब इन चट्टानों को सी के वाटर के द्वारा इरोड किया जाता है, उनको अवसादित किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, तो उसके कारण जो इन सी के अंदर मिलने वाली जो रॉकी फॉर्म्स होती है वो धीरे धीरे केव्स की फॉर्म में आ जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्या है, रॉक है, और यहाँ पर सी वेव्स ने इन रॉकी फेसेस को तोड़ दिया है, और अब ये कैसे लग रही हैं, केव्स जैसी लग रही हैं। तो ये किसमें है, सी के अंदर मिलती है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज सी आर्चेस। अब जब ये सी केव्स और ज़्यादा टूट जाती है और ये एक दूसरे के बिल्कुल आर पार, मतलब फ्रंट से और बैक से ये बिल्कुल ही टूट जाती है, तो ये क्या बन जाती है, आर्क बन जाती है। जैसे आप मैथ्स में आर्क लगाते हैं उस टाइप से इन जो लैंडफॉर्म्स जो ये बनती है, तो इनकी लैंडफॉर्म्स क्या करती, आर्क के जैसी होती है। और ये भी क्या एकदम से नहीं बनती है, लगातार रूप से जब सी वेव्स के द्वारा रॉकी फेसेस को इरोड किया जाता है, तो धीरे 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 लॉन्ग प्रोसेस के ड्यूरेशन में ये बनती है। Over a period of time, a sea cave convert into sea arc with increased erosion in the rock. कि जब रॉक के अंदर इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वो भी ओवर अ पीरियड, एक लगातार पीरियड के दौरान, की ये जो सी केव्स जो बनती है, वो सी केव्स बनने की जो प्रोसेस है, उसके बाद धीरे 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 जो रॉक की जो चट्टानें होती हैं, जो रॉकी मटेरियल्स होते हैं, उनका इरोजन लगातार रूप से होता रहता है, और वो इतना बढ़ जाता है कि उसके कारण यहाँ पर जो सी केव्स जो थी वो अब किसका रूप ले लेती है, सी आर्क का रूप ले लेती है। तो ये बनने वाली जो लैंडफॉर्म है वो सी आर्चेस कहलाती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टैक्स। स्टैक्स आर फॉर्म्ड व्हेन पार्ट ऑफ अ मेन लैंडफॉर्म इज इरोडेड। कि जब मेन लैंडफॉर्म का जो पार्ट होता है, मेन लैंडफॉर्म का जब वो इरोड हो जाता है बाय द वाटर एक्शन, तो इसके कारण जो वाटर जो है वो उस रॉक को बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको क्रैश कर देता है। अभी आपने देखा यहाँ पर सी केव्स बनी, उसके बाद सी आर्क बन गई है। ठीक है, तो अब धीरे 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 जो यहाँ का जो वाटर एक्शन था, वेव्स एक्शन था, तो उसके कारण इसने इन रॉक्स को पूर्ण रूप से तोड़ दिया, अच्छी तरीके से इसको तोड़ दिया है। और तोड़ने के बाद अब ये एक स्टैक के रूप में, एक खंबे के रूप में मात्र यहाँ पर खड़ा रह जाता है, एक बंद के रूप में यहाँ खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ जब ये बंद के रूप में खड़ा हो जाता है, तो ये बिल्कुल ही यहाँ पर इस चट्टान का पूर्ण रूप से वाटर एक्शन के द्वारा इरोड कर लिया गया है, और उस चट्टान को
क्रैश कर दिया गया है वाटर के द्वारा। तो अब ये जो इसका जो खड़ा हुआ जो ये स्टैंडिंग पार्ट जो है वो क्या कहला जाता है, स्टैक कहलाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सी बीचेस। सी वेव्स लीव बिहाइंड सेडिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फाइन सैंड एट these rocks are called beaches. These places are called beaches. अब सी बीचेस क्या होती है कि जब सी वेव जो है वो अपने साथ सेडिमेंट को जब पीछे छोड़ आती है, जैसे समुद्री तरंगे आई और वो अपने साथ समुद्रों के अंदर से सेडिमेंट को लेकर आई और उसने आकर सी के जो बैंक होते हैं, जो किनारे होते हैं, वहाँ पर उस इरोडेड मटेरियल को वहाँ पर छोड़ दिया और वापस ही वो जो वेव्स जो थी वो सी में वापस चली गई और अपने पीछे वो यहाँ क्या छोड़ जाती है, वो यहाँ पर सेडिमेंट्स छोड़ जाती हैं और यही सेडिमेंट्स जो हैं वो क्या बनाते हैं, बीचेस बनाते हैं। यहाँ पर आप सी बीचेस का एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या बन जाता है कि यहाँ पर सी बीचेस बन जाते हैं जिससे कि जो टूरिस्ट हैं जो वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ ग्लेशियर। ग्लेशियर आर एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो। ग्लेशियर्स किसके द्वारा बनते हैं, स्नो के पिघलने के बाद बनते हैं। जब ग्लेशियर जो हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है, संग्रह होता है, इकट्ठी हो जाती है स्नो, तो ग्लेशियर बन जाते हैं। और इन्हीं ग्लेशियर्स के टूटने से, इनके बहने से जब जो एरियाज़ इनके रास्ते में आते हैं और उन एरियाज़ के अंदर सॉफ्ट रॉक्स आती है जो इनसे आसानी से टूट जाती है, तो ये स्नो अपने साथ उस मटेरियल को अपने साथ बहाकर ले जाती है। और इसके अंदर इतनी ज़्यादा अमाउंट होती है किसी भी चीज़ को लेकर जाने में, क्योंकि ये क्या हो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है स्नो भी, और स्नो अपने साथ फिर और थोड़ी हार्ड रॉक्स को भी तोड़ने की कैपेसिटी रखती है अपने पास, ठीक है। तो ग्लेशियर्स आर एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो दैट आर फॉर्म्ड इन एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ स्नो दैट फॉल्स एक्सीड द अमाउंट दैट मेल्ट्स। ग्लेशियर्स स्नो से बनते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लेशियर से बनने वाली जो लैंडफॉर्म्स है वो ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ में बनती है जहाँ पर स्नो के गिरने की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी पिघलने की अमाउंट के बजाय स्नो के बनने की प्रोसेस ज़्यादा चलती है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा गति से स्नो बनती है, स्नो गिरती है कि वो इतनी मेल्ट नहीं हो पाती। और जब ये स्नो संभल नहीं पाती है तो ये क्या होगी, आगे बढ़ेगी, क्योंकि उसके नीचे की जो मेल्टिंग स्नो है वो धीरे धीरे मेल्ट होगी। तो मेल्ट होगी तो अपने साथ इस स्नो लैंड को भी, स्नो को भी अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो इसके कारण से ग्लेशियर फॉर्म डिस्टिंक्ट लैंडफॉर्म्स दैट लुक्स लाइक फ्रोजन रिवर। तो इस कारण से यहाँ पर बर्फ़ गिरने की जो पावर जो है, प्रोसेस जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो मेल्ट कम होती है और स्नो ज़्यादा गिरती है। तो यहाँ पर बर्फ़ की जमी हुई नदियाँ मूव करती है और वो भी स्लोली स्लोली, धीरे धीरे धीरे, ओवर सम लैंड सरफेस और डाउन अ वैली, कि कुछ लैंड सरफेस में से होती हुई, वैलीज़ में से होती हुई ये बर्फ़ की नदियाँ धीरे 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 यहाँ से निकलना शुरू हो जाती है और अपने साथ ये क्या करती है, ये रॉक्स को इरोड करती है, सॉफ्ट रॉक्स को अपने साथ इरोड करती हुई लेकर चली जाती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ शामिल है, मतलब जब ये ग्लेशियर्स जब यहाँ से निकलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, तो यहाँ बनते हैं ग्लेशियल
मॉरेन्स, ठीक है। यहाँ ग्लेशियर्स मॉरेन्स बनते हैं। अब ये मॉरेन क्या होते हैं? मॉरेन इज सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय अ ग्लेशियर। मॉरेन वो जगह होती है जहाँ पर ग्लेशियर से लाए हुए सेडिमेंट को डिपॉजिट किया जाता है। अब देखेंगे आप यहाँ पर कि जब यहाँ से जब ये रिवर के साथ फ्रीजिंग रिवर के साथ ये जो सेडिमेंट यहाँ पर आए तो आगे आकर यहाँ का जो ये लोअर लैंड एरिया है यहाँ पर बर्फ़ अच्छे से थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा मेल्ट हो जाती है। तो ये क्या करती है, इन सेडिमेंट को यहाँ पर यहाँ ये जो हाई एरियाज़ हैं यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। तो ये ही डिपोजिशन का जो ये एरिया है ये क्या कहलाता है? मॉरेन कहलाता है, ठीक है। अब जो मेडल मरीन है वो क्या है? रॉक्स को कैरीड करता है और उसको किस पर? इसके किनारों पर जमा कर देता है। मेडाइल कर मरीन अ मास ऑफ रॉक कैरीड डाउन बाय अ ग्लेशियर एट इट्स एज। मेडाइल मॉरेन कहलाता है एक ऐसा ग्लेशियर जो कि रॉक्स को अपने साथ लेकर आता है और इसके किनारों पर लाकर जमा कर देता है, ठीक है। तो इसके अंदर जब ये ग्लेशियर्स आते हैं, ग्लेशियर्स अपने साथ इस मटेरियल को अपने साथ लेकर आते हैं, तो इसमें दो प्रोसेस वर्क करती है। एक होती है प्लकिंग की और दूसरी होती है एब्रेजन की। यानी कि प्लकिंग मतलब तोड़ना और एब्रेजन मतलब इसको यहाँ पर जमा करते चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो टाइप से यहाँ पर वर्क होता है, प्लकिंग का और एब्रेजन का। नाउ एयर, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? सी वेव्स के बारे में, कि सी वेव्स से बनने वाली जो लैंडफॉर्म्स है उसके बारे में पढ़ चुके हैं हम। वाटर से बनने वाले लैंड वेव्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एयर से बनने वाली लैंड वेव्स। अब यहाँ आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप्स की आपको लैंडफॉर्म्स दिख रही है। ये है, ये वाली है, ये वाली है। तो ये सारी किससे बनती है? ये बनती है एयर से। और ये मोस्टली ऐसे एरियाज़ में बनती है जो कि डेज़र्ट एरियाज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी होती है उसके अंदर मॉइस्चर नहीं होता है और मॉइस्चर नहीं होने की वजह से एयर बड़ी आसानी से इस मिट्टी को अपने साथ उड़ा ले जाती है। और ये कहाँ से? हाई प्रेशर एयर एरियाज़ जो होते हैं वहाँ से लो प्रेशर एरियाज़ की ओर आपको पता ही है एयर चलती है। तो ये हाई प्रेशर एरियाज़ से मिट्टी को उठाते हैं और लो प्रेशर एरियाज़ में उसको लगातार कंटिन्यूस रूप से उसको जमा करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी अलग अलग टाइप्स की यहाँ पर लैंडफॉर्म्स बनती है। विंड फ्लोइंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड क्रिएट डिफरेंट फॉर्म्स, कि जब हवा लगातार रूप से एक लॉन्ग पीरियड तक चलती रहती है तो ये क्या करती है? डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को निर्माण करती है। अब यहाँ आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मशरूम रॉक्स, यूजुअली फाउंड इन डेजर्ट्स एरिया। द विंड ब्लोइंग एट हाई स्पीड टेक्स विद इट sand particles. The particles being heavier remain close to the surface, and as wind passes along the rocks, the sand particles eroded the portion of rock closer to the surface without affecting the upper portion. This gives the rocks a mushroom-like shape. यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो किसका दिया गया है? मशरूम रॉक का। अब जैसे यहाँ नाम लिखा गया है मशरूम, यानी कि इसकी फीचर कैसी है? जो हम सब्जी बनाते हैं ना मशरूम की, उसके जैसी, ठीक है, खुम्बी जैसी। तो अब ये कैसे बनती है? ये मोस्टली डेजर्ट्स एरियाज़ में बनती है। और जब ब्लोइंग विंड, जब बहते हुए पानी की प्रोसेस होती है तो वो कहलाती है फ्लोइंग वाटर। लेकिन जो बहते हुए पानी की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? ब्लोइंग विंड कहलाती है, ठीक है। तो जब विंड ब्लो करती है हाई स्पीड के साथ तो ये क्या करती है? अपने साथ सैंड पार्टिकल्स को अपने साथ उड़ा ले जाती है। और यही सैंड पार्टिकल्स जो हैं वो हैवी होते हैं
और हैवी होने के कारण ये क्या करती है कि जो जो हैवी पार्टिकल्स बचते हैं उनको वहीं पर छोड़ देती है, और जो स्मॉल और लाइट प्रेस पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने साथ उड़ा ले जाती हैं। ठीक है, तो द particles being heavier remain close to the surface, and as wind passes along the rocks, the sand particles erode the portion of rock closer to the surface. तो जो हार्ड सरफेस होते हैं वहाँ पर लाकर ये धीरे 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 उस उड़ाकर लाई हुई मिट्टी को उस फीचर पर धीरे 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 जमा करती चली जाती है, और उसके कारण से उस रॉक के ये जो मिट्टी जो उड़ाकर लाई जा रही है, या जो चट्टानें जो हल्की चट्टानें जो तोड़कर लाई जा रही हैं उनको यहाँ जमा करते चले जाते हैं, और वो इस सरफेस को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि वो धीरे धीरे वो जो सरफेस है वो अपर होता चला जाता है, उसका जो पोर्शन जो होता है वो अपर होता चला जाता है। इस कारण से इसकी जो शेप जो है वो एक मशरूम लाइक शेप बन जाती है। ये रॉक है, जैसे यहाँ ये रॉक थी, यहाँ पर एयर के द्वारा धीरे 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 जो मिट्टी थी या फिर रॉक्स के जो चट्टान के जो टूटे हुए कण थे उनको धीरे धीरे हवा के द्वारा लाया गया और यहाँ पर छोड़ दिया गया। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, इस सरफेस के चिपकते गए और इसकी शेप कैसी हो गई, मशरूम लाइक शेप हो गई। तो ये क्या कहलाएगी, मशरूम रॉक्स कहलाती हैं। Wind can create landforms when it deposits its sediments, especially in deserts and along coast. विंड के द्वारा मोस्टली जो लैंडफॉर्म्स बनती है वो ज़्यादातर डेजर्ट एरियाज़ में और कोस्टल एरियाज़ में बनती है, और ये क्या करती है, यहाँ पर सेडिमेंट्स को लाकर लगातार रूप से जमा करती है, और मोस्टली डेजर्ट एरियाज़ और कोस्टल एरियाज़ में ऐसे लैंडफॉर्म्स बनती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज सैंड ड्यून्स एंड लोआस। लोअस जो होता है वो और सैंड ड्यून्स जो होती हैं ये दोनों ही किसके द्वारा बनती हैं, विंड के द्वारा बनती हैं। आर लैंडस्केप फीचर्स डिपॉजिटेड बाय विंड, ये किसके द्वारा बनती हैं, विंड के द्वारा बनती हैं। अब हम देखते हैं सैंड ड्यून्स क्या बनते हैं। अ ड्यून is a mound of sand formed by the wind, usually along the beach or in a desert. Dunes form when wind blows sand into a sheltered area behind an obstacle. Dunes grow as grains of sand accumulate. Every dune has a windward side and a slip face. जो ये सैंड ड्यून्स होती हैं ये एक तरह का माउंड होता है सांचा, ठीक है। तो ये मिट्टी का एक माउंड होता है जो कि विंड के द्वारा बनता है, और मोस्टली ये कहाँ पर बनता है, बीच जो बनते हैं हमारे वो और डेजर्ट एरियाज़ में बनते हैं, बीच पर और डेजर्ट एरियाज़ में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्यून्स जो है वो विंड के द्वारा बहाकर लाई जाने वाली जो मिट्टी होती है उससे बनता है। अब इसके बनने की दो प्रोसेस होती है कि जहाँ से देखो, अब यहाँ से मिट्टी बहाकर लाई जा रही है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ ये क्या कर रहा है, ये इसको यहाँ जमा करता रहेगा, ठीक। लेकिन इसका जो बैक वाला पार्ट है वो ऐसे के ऐसे ही रह जाता है। तो ये जो इसका जो पीछे वाला एरिया है, बिहाइंड वाला जो एरिया है, यहाँ पर कुछ ऑब्स्टेकल्स होती है क्योंकि ये इस एरिया का फ्रंट नहीं होता। तो फ्रंट नहीं होता तो यहाँ पर एयर के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, जो रॉक मटेरियल लाया जाता है उसको यहाँ पर डिपॉजिट नहीं किया जाता, उसको यहाँ छोड़ दिया जाता है। जबकि ये वाला एरिया शेल्टर्ड एरिया रह जाता है। शेल्टर्ड मतलब जहाँ पर इस मटेरियल को डिपॉजिट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये एरिया अब किस काम आता है, ड्यून्स ग्रो एज ग्रेन्स ऑफ सैंड। अब क्या करता है, यहाँ पर जो ग्रोज ग्रेन्स ऑफ सैंड, यहाँ पर जो मिट्टी के जो मोटे मोटे जो कण जो होते हैं वो यहाँ पर रह जाते हैं। तो ऐसे ही
हर एक ड्यून की जो साइड होती है वो दो साइड होती है, एक होती है विंडवार्ड साइड और दूसरी जो होती है वो होती है उसकी विंड अपवार्ड साइड। ठीक है, तो जिधर से विंड चल रही है वहाँ पर लाकर ये उस सैंड को सारी को यहाँ जमा कर देता है, लेकिन जो दूसरी साइड जो होती है विंड अपवार्ड साइड होती है वहाँ से ना तो हवा आती है, तो इस कारण से ये एरिया लो एरिया रह जाता है और ये वाला है वो हाई हो जाता है, क्योंकि विंड यहाँ से आ रही है, विंडवार्ड एरिया है और ये विंड अपवार्ड एरिया है, तो यहाँ पर ये एरिया डाउन रह जाता है और ये जो है वो हाई हो जाता है। Now, loess, it is a sedimentary deposit of mineral particles which are finer than sand but coarser than dust or clay, deposited by the wind. Loess is a type of silt which forms fertile topsoil in some parts of the world. Loess deposits are usually a few meters thick. The soil has few clay particles टू होल्ड इट टुगेदर। अब जो लोअर्स जो होते हैं ये भी सेडिमेंट्री के डिपॉजिट से बनते हैं, इनके अंदर मिनरल्स के पार्टिकल्स होते हैं, ये सैंड से थोड़ी फाइन क्वालिटी के होते हैं और डस्ट और क्ले से थोड़े मोटे होते हैं। ठीक है, कि मिट्टी से जो हमारी बालू रेत जो होती हैं उससे थोड़े अच्छे टाइप के होते हैं और जो डस्ट और क्ले जो होती है उससे थोड़े मोटे होते हैं, और ये किसके द्वारा बनते हैं, ये भी विंड के द्वारा बनते हैं। अब लोअर्स जो होते हैं वो सिल्ट टाइप के होते हैं, यानी कि ये फर्टाइल जो इनकी ऊपर की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है, इनकी जो टॉप सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। मोस्टली वर्ल्ड के अंदर जो ये ऐसी सैंड ड्यून्स जो हैं वो बनती है, ऐसी लोअर्स जो है वो बनती हैं। लोअर्स जो है वो कुछ मीटर्स तक थिक होती है, मोटी होती है, और इसकी जो सॉइल जो होती है उसके अंदर बहुत कम मात्रा में क्ले के पार्टिकल्स होते हैं और टू होल्ड इट टुगेदर, जिसके कारण से ये थोड़ी सी आपस में जुड़ी हुई होती है, कि इनके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में अगर क्ले का पार्ट मिलता है तो बहुत थोड़ी मात्रा में मिलता है, जिसके कारण ये आपस में एक दूसरे को जोड़े हुई रहती है और ये थोड़ी सी फर्टाइल होती है। और वर्ल्ड के ज़्यादातर पार्ट्स में इस टाइप की जो लोअर्स जो होती है वो मिलती है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस, कि भाई हमने अभी तक अपने जो हमारा चैप्टर है उसको मोस्टली हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम जो हमारा एंडोजेनियस और जो एक्सोजेनियस फोर्सेस जो है उसके मेन डिफरेंस को हम यहाँ देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंसेस है।